नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक कहानी को समझते हैं। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड जैसे विविधता से भरे इलाके में अपनी जड़ें जमाता है। तो सवाल ये है कि कोई साम्राज्य किसी इलाके पर कब्जा करता कैसे है? क्या ये बस एक झटके में हो जाता है या फिर ये एक बहुत धीमी, सोची समझी प्रक्रिया है? झारखंड की कहानी में ना हमें इसका जवाब मिलता है। तो सबसे पहले उस दौर के झारखंड को समझना जरूरी है। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले ये पूरा इलाका किसी एक राजा के हाथ में नहीं था। यहाँ ढालभूम के ढाल राजा थे, पोड़ाहाट के सिंह राजा थे और कोल्हान के हो जैसे आजाद कबीले थे। मतलब एक बिखरी हुई ताकत जो अनजाने में ही बाहरी ताकतों के लिए एक खुला दरवाजा बन गई। आज की हमारी ये पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी, अंग्रेजों के आने से लेकर सिंहभूम में उनके पहले कदम तक। फिर देखेंगे पलामू और छोटा नागपुर में उनकी अलग अलग रणनीतियां क्या थीं, हजारीबाग और संथाल परगना का संघर्ष कैसा रहा, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब ने मिलकर कैसे एक नए दौर की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी और अब उसकी नज़र एक ऐसे क्षेत्र पर थी जो न सिर्फ संसाधनों से भरपूर था बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बहुत अहम था। और वो साल था 1767। बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद कंपनी ने झारखंड की तरफ अपना रुख किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, यहाँ के राजाओं से टैक्स वसूलना और उन्हें अपने कंट्रोल में लेना। और बस इसी इरादे से उन्होंने अपनी सेना भेज दी। झारखंड में अंग्रेजों का जो एंट्री पॉइंट था वो था सिंहभूम, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि ये कोई आसान जीत नहीं होने वाली। असल में ये तो एक बहुत लंबे और कड़े संघर्ष की बस शुरुआत थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये पूरी कहानी अपने आप में दिलचस्प है। 1767 में फर्ग्यूसन की सेना हमला करती है तो ठीक अगले ही साल जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह शुरू हो जाता है। फिर भी शांति नहीं होती। 1820 में पोड़ाहाट के राजा से संधि होती है, लेकिन फिर 1831-32 में हो लोगों का जबरदस्त कोल विद्रोह छिड़ जाता है और आखिरकार 1837 में जाकर हो लोग सरेंडर करते हैं और तब जाकर कोल्हान पर अंग्रेजी प्रशासन कायम हो पाता है। मतलब दीवानी मिलने से लेकर सिर्फ कोल्हान इलाके पर पूरी तरह काबू पाने में अंग्रेजों को 72 साल लग गए। 72, 1-2 साल नहीं, 10-20 भी नहीं, पूरे 72 साल। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। कहानी इस बात की कि वहां के लोगों ने अपनी आजादी के लिए कितनी जबरदस्त और लंबी लड़ाई लड़ी होगी। अच्छा, अब सिंहभूम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पलामू और छोटा नागपुर में क्या हुआ। यहां अंग्रेजों ने एक ही जैसी रणनीति नहीं अपनाई। उन्होंने कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को देखकर अपनी चालें चली। यहां अंग्रेजों की रणनीति बड़ी दिलचस्प है। देखिए वो कितने फ्लेक्सिबल थे। एक तरफ है पलामू, वहां 1771 में कैप्टन कैमेक ने सीधे किले पर हमला किया और कब्जा कर लिया। राजा चित्रजीत राय को भागना पड़ा, बात खत्म। दूसरी तरफ छोटा नागपुर के राजा दर्पण नाथ शाही, उनके साथ कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने अधीनता स्वीकार की और सालाना 12,000 रुपए का टैक्स देना मान लिया। मतलब जहां जोर जबरदस्ती से काम बना वहां वो किया और जहां कूटनीति से वहां डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। अब कहानी का रुख हजारीबाग और संथाल परगना की तरफ मुड़ता है। हजारीबाग में अंग्रेजों को शायद सबसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि संथाल परगना पर कंट्रोल की कहानी थोड़ी अलग है। हजारीबाग के रामगढ़ राज्य के राजा थे मुकुंद सिंह और वो उस अटूट प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अंग्रेजों का विरोध नहीं छोड़ा और उनकी ये हिम्मत अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे विद्रोही राजा से निपटने के लिए अंग्रेजों का क्या तोड़ था? उनका एक सेट प्लेबुक था, एक 4 स्टेप का प्लान। स्टेप 1, हमला करो। 1772 में कैप्टन कैमेक ने रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी। स्टेप 2, राजा बदलो। मुकुंद सिंह को भागने पर मजबूर किया और उनकी जगह तेज सिंह को नया वफादार राजा बना दिया। स्टेप 3, रेवेन्यू थोपो। नए राजा ने 30,000 रुपए की भारी भरकम सालाना मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया। और फाइनल स्टेप 4, कंट्रोल को पक्का करो। 1773 में रामगढ़ को एक नया जिला बना दिया गया। ये थी उनकी सोची समझी नीति।
संथाल परगना की कहानी थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि यहां अंग्रेजों का कंट्रोल सीधे स्थानीय राजाओं से लड़कर नहीं हुआ, बल्कि बड़ी शक्तियों को हराकर हुआ। ये इलाका, जिसका एक हिस्सा कभी बंगाल की राजधानी राजमहल था, पहले मराठों के पास गया, फिर प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला के पास, और फिर आखिरकार 1763 में मीर कासिम को हराने के बाद इस पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? ये सब मिलकर उस पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं जिससे पूरे झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। तो जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि अंग्रेजों ने कोई एक तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने सीधी मिलिट्री कार्रवाई की, संधियां करके अधीनता मनवाई, जो राजा नहीं माना उसे हटाकर अपना वफादार राजा बिठाया, भारी भरकम टैक्स लगाए, नए प्रशासनिक जिले बनाए और जो भी स्थानीय विद्रोह हुए उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। इन सभी रणनीतियों के मिले-जुले इस्तेमाल से ही उन्होंने झारखंड पर अपनी पकड़ मजबूत की। और अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। 72 साल का लंबा संघर्ष, बदली हुई राजव्यवस्था और एक बिल्कुल नया प्रशासनिक ढांचा, इन सब ने मिलकर झारखंड की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास की गहराइयों में सुनाई देती है।